वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सी प्लस प्लस के अंदर कंस्ट्रक्टर। तो जनरली कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, 3 पॉइंट्स के ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो। पहला पॉइंट आता है कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ये एक वन टाइप का एक मेथड होता है। क्या होता है? एक वन टाइप का मेथड जो कि क्लास नेम और आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, क्लास नेम जैसा होता है उसी नेम पे ये पर्टिकुलर मेथड को डिक्लेयर किया जाता है। एंड इसका कोई भी आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स आप रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है क्या ना, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम जो है क्लास नेम के साथ इक्वल होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जस्ट लाइक ए मेथड का जैसे पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर का भी आपका एक पैरामीटर और आर्गुमेंट्स होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ये आप अगर डिक्लेरेशन करते हो तो ठीक है, अगर डिक्लेरेशन नहीं करते हो तो कंपाइलर क्या करेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एट दैट टाइम कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर असाइन कर देगा आपके पर्टिकुलर कोड एंड लॉजिक के अंदर। बस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे, उसको प्रोसेसिंग स्टार्ट करोगे, आपका प्रॉब्लम जो भी प्रोग्राम है, तब ये कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूशन होगा। अगर हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर भी नहीं करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी असाइन हो चुका होगा आपका कंपाइलेशन के टाइम पे। अगर आप डिक्लेरेशन करते हो तो दो टाइप का कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन होता है। एक है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हम मैन्युअली डिक्लेरेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। ओके सॉरी, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। इम्प्लिसिट जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एट द कंपाइलेशन टाइम पे हो रहा है, दैट इज इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। अगर हम डिक्लेरेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एंड जो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा होता है जो आपका खुद अपने हिसाब से जो कंस्ट्रक्टर के अंदर मेथड के अंदर जो डिक्लेयर करना चाहते हो डिक्लेयर कर सकते हो। और दूसरा जो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, एंड दैट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका जस्ट लाइक जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे हम डिक्लेयर करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक ए फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये सारे कंस्ट्रक्टर्स का कॉलिंग कैसे होता है? ऑब्जेक्ट के टाइम पे ऑब्जेक्ट के हेल्प से। बिना ऑब्जेक्ट के हेल्प से इसको हम कॉल नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो कंस्ट्रक्टर का यूजेस कैसा है आपको आइडिया हो गया। अभी हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम डायरेक्टली कोडिंग के अंदर हम देखेंगे कि ये इसको हम कैसे डिक्लेरेशन कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पे मैं अगर देखना चाहूँ, जैसे आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता अभी चल रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो बार दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एंड ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए आपको कुछ कॉल करने की मतलब ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनबुक दो बार आपको प्रिंट करेगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के लिए ये दो बार आपका कॉल होगा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के मतलब उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो यहाँ पे मैं डाटा पास किया हूँ, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो उसके अंदर मैं ऐसे डाटा पास करूँगा। ठीक है, उसके बाद उसको मैं प्रिंट करूँगा, बस डेट्स इट। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर क्या है एंड उसको काम कैसे करना है। अभी हम डायरेक्टली कोडिंग के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर डॉट cpp, कंस्ट्रक्टर इन हो गया, कंस्ट्रक्टर इन C++। ओके, has include iostream using namespace std int main return 0। ठीक है, हो गया आइडिया। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर इन C++। फाइन, तो अभी हमको क्या करना है, एक क्लास डिक्लेयर करना है एम्प्लॉय के नाम से, क्लास एम्प्लॉय। ओके, इसके यहाँ पे सेमीकोलन,
तो यहाँ पे आपको पब्लिक करना है, ठीक है। हमेशा कंस्ट्रक्टर को पब्लिक के अंदर ही रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाओ एंड उस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे सी आउट करके डिस्प्ले करो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। हो गया आइडिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। हाँ ओके, यहाँ पे नाम सेम नहीं है, ठीक है, बस हो गया सेम। अभी क्या करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है एम्प्लॉय E1 देन एम्प्लॉय E2, ठीक है। अभी जब मैं इस कोड को रन करूंगा आप देखोगे कैसे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा। पहले ऑब्जेक्ट के लिए एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस जैसे E1 एक इंस्टेंस है, E2 इंस्टेंस है, किस ऑब्जेक्ट के बिहार पे हम ये 2 इंस्टेंसेस यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के बिहार में। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आएगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ये 2 बार आपका प्रिंट करेगा, ठीक है। exe फाइल क्रिएट होगा पहले, हाँ क्रिएट हो गया exe फाइल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। तो यहाँ पे एंड में आपको एंडल लगा देना है, ठीक है। फिर से मैं रन करता हूँ तो जो कि आपका एंडल की वजह से 2 बार जो कॉल हो रहा है ना, आपको लगेगा कि हाँ 2 बार, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट जो एम्प्लॉय 2 के लिए, मतलब 2 इंस्टेंसेस के लिए 2 बार कॉल हुआ। तो ये था कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू मतलब मदद से अगर मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो क्या होगा, तो इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, ये तो डिफॉल्ट था तो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक अनदर कर देता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ओके, has include iostream using namespace std, ओके हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक उसी तरह एक क्लास क्रिएट करना है एम्प्लॉय, उसके बाद इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है। तो ये था आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर और टेम्पलेट अगर आप क्लास के बेसिस में कर रहे हो। तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ पे इस एम्प्लॉय का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय E1, ठीक है। अभी E1 कर देते हैं, उसके बाद हम चेंज करेंगे एम्प्लॉय E2, ठीक है। हो गया एम्प्लॉय E1 एंड एम्प्लॉय E2। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमको एक पब्लिक डिक्लेयर करना है एंड इसके अंदर एम्प्लॉय ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे। तो इंट एम्प्लॉय ID, ओके, देन string ring, string emp name, ओके, देन फ्लोट सैलरी, ठीक है। हो तो गया, लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज भी डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करूँ तो पब्लिक सेक्शन के अंदर कर सकता हूँ इंट emp ID, देन आपका स्ट्रिंग
emp_salary, सॉरी नेम होगा ये, देन फ्लोट emp_salary, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा करो, इसको ओनली आईडी एंड नेम रखो, बस हो गया। अभी क्या करना है, अभी यहाँ से आपका डाटा पास होगा। देखो एरर दिखा चुका है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेरेशन। यस, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन के ऊपर है, समझ में आ गया। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद नाम, उसके बाद सैलरी, ओके। उसी तरह यहाँ पे ओके हो गया, एंड यहाँ पे ओके फाइन। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैंने दे दिया हूँ, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये फ्लोट है, ठीक है। सैलरी में फ्लोट में डिक्लेयर किया हूँ, तो इसको मैं ऐसे दे सकता हूँ। आप एफ भी लिख सकते हो, ओके। जनरली जावा में हम एफ लिखते हैं, फ्लोट के बाद एफ लिख सकते हो, यहाँ पे जरूरत नहीं, चाहोगे तो लिख सकते हो। emp_id इक्वल टू id, उसके बाद emp_name इस इक्वल टू नेम, ठीक है। देन आपका आ गया emp_salary इक्वल टू सैलरी, फाइन हो गया। तो अभी इसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले करना है, void डिस्प्ले cout एम्प्लॉई आईडी emp, हाँ आईडी, उसके बाद एम्प्लॉई सैलरी, नेम दो, उसके बाद सैलरी दो, emp नेम, देन आपका आएगा एम्प्लॉय सैलरी, ओके हो गया। देन emp_salary, बस हो गया। तो अभी क्या करना है, हर एक इंस्टेंस के बाद जो मैं पैरामीटर पास किया हूँ e1.display मेथड को कॉल करूँगा, एंड इसके बाद भी e2.display, क्योंकि डिफरेंट है ना, हमारा दो एम्प्लॉय के इंस्टेंसेस है, लेकिन दोनों इंस्टेंसेस डिफरेंट कैसे होगा, तो मैं डिफरेंट डाटा और पैरामीटर पास करूंगा तब जाके डिफरेंट होगा ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों डिफरेंट क्रिएट किया हूँ, डिफरेंट पैरामीटर्स की वजह से। तो एक लिंगराज है, दूसरा है राहुल, तो ये दोनों का क्या होगा, अब ये डिस्प्ले करेगा अपना डाटा। तो चलो अभी मैं इसको रन करता हूँ, रन कोड। तो यहाँ पे मुझे एक एंडलर देना चाहिए, ठीक है। तो फिर से रन करते हैं, ओके आ गया। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड कैसे पैरामीटर पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, जिसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। और एक चीज़ है जो कि दिस जब मैं बताऊंगा, जो कि पॉइंटर के कंसेप्ट के थ्रू ही आपका वो इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस। अगर मैं यहाँ पे इस नाम के हिसाब से अगर सेम ले जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ सेम ले जाता हूँ, देखो, तो मैंने यहाँ पे देखो सेव, देखो हो गया। तो अभी यहाँ पे एक दिस लगेगा, जैसे जस्ट लाइक THIS, दिस, इस तरह आपका आइडिया आएगा, THIS दिस, क्योंकि ये सिस्टम को बताएगा कि ये दोनों के अंदर डिफरेंट, मतलब डिफरेंसेस क्या क्या है।
तो अभी ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको ला के यहाँ पे डाल दो। एम्प्लॉय नेम है, इसको ला के यहाँ पे डाल दो। एम्प्लॉय सॉरी दोनों में सैलरी के जगह पे यहाँ पे हाँ SALARY सैलरी। बस हो गया। तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिस रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, जिसके वजह से आइडेंटिफाई हो पाएगा आपने जो पैरामीटर में भी सेम नेम लिए हो, जो आर्गुमेंट है वहाँ पे भी अगर जो भी आपका प्रॉपर्टीज के हिसाब से सेम नेम ले जाते हो तो क्या होगा ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको दिस के वजह से आपको पता चलेगा कि भाई ये जो दिस है ना, ये जो प्रॉपर्टीज आपका करंट क्लास का प्रॉपर्टीज है, एंड ये जो असाइनमेंट के लिए हम जो डाटा और वेरिएबल जो यूज़ किए हैं वो जनरली क्या है, इस प्रॉपर्टीज में असाइन होगा। ठीक है, आप नेम लेते हो तो आपको दिस के थ्रू डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ, देखो एक बार। बस हो गया आइडिया। तो ये था आपका पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है कि कैसे काम करता है, क्या करता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अंदर जाओ, वहाँ पे डिफाइन करो, डिक्लेयर करो कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।